हेलो। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 5 है, जो कि आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसका ये पार्ट 1 होगा। इसमें हम लोग जो कंसेप्ट है, हमारा पीरियोडिक टेबल का जो इवोल्यूशन हुआ, ये पूरा का पूरा आप जो पीरियोडिक टेबल देखते हो आज, ये ऐसे ही नहीं बन गया, किसी ने आया और बना दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे एक लंबा सा स्टोरी है। और वो स्टोरी ही नहीं है, मतलब कि गलती पे गलती करते 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 उसके बाद जाके ये बना है आपका पीरियोडिक टेबल। मतलब साफ है कि इससे पहले भी था पीरियोडिक टेबल, लेकिन वो इस तरीके का इवोल्यूशन नहीं था, उसमें उससे भी पहले था। तो एक बड़ा सा इवोल्यूशन झेला है, और झेलने के बाद ये आपका एक पीरियोडिक टेबल आपके सामने है। तो इस पीरियोडिक टेबल का कैसे इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, इसका हिस्ट्री क्या है, इसका इवोल्यूशन क्या है, उस इवोल्यूशन को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, आज के लेक्चर आपको कई बार ऐसा लगेगा कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो पहले जो गलत पीरियोडिक टेबल बना उसको हम क्यों पढ़े। लेकिन गलत को इसलिए पढ़ाया जाता है ना, ताकि आप गलत ना करो। आपका गलत निगेटिव साइड भी तो पता होना चाहिए ना, कि कैसे इससे पहले जो पीरियोडिक टेबल बना उसमें क्या क्या निगेटिविटी था, और उसके बाद आखिरी में ये पीरियोडिक टेबल जो आपको दिख रहा है उसका फॉर्मेशन होता है। तो शुरू से जानते हैं कैसे हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन हुआ। देखो, पीरियोडिक टेबल तो जानते हो, पीरियोडिक टेबल क्या होता है। ये एक तरह का टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें एलिमेंट को डिस्प्ले किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के आधार पे इसको डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो ये तो एक बेसिक रफ आइडिया आपको पता होगा कि एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें एलिमेंट को डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है, हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी, को एक सेम वर्टिकल कॉलम या फिर ग्रुप में रखते हैं। मतलब उसके प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर ग्रुपिंग करके हम लोग अरेंज करते हैं, ठीक है। तो ये तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। लेकिन इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का इतिहास जानते हैं, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ। देखो, इवोल्यूशन के दौर में सबसे पहले जो कंसेप्ट दिया गया ना पीरियोडिक टेबल में, वो है डोबर्नियस थ्रेड, ठीक है। डोबर्नियर्स एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल पे कुछ कंसेप्ट इन्होंने दिया। कंसेप्ट क्या दिया, इन्होंने 3 एलिमेंट का सेट बनाया, ठीक है। इन्होंने 3 3 एलिमेंट का सेट बनाया, और 3 3 एलिमेंट का सेट बना के कहा कि जो बीच वाला एलिमेंट होगा ना, उसका मास जो होगा वो अर्थमेटिक मीन होगा बाकी 2 एलिमेंट के मास का। देखो अभी मैं समझाता हूं। जैसे इन्होंने क्या किया, 3 3 एलिमेंट का सेट लिया, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3 एलिमेंट का सेट ले लिया। उसी तरीके से कैल्शियम, स्कॉन्टियम, बेरिलियम, उसी तरीके से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से 3 3 एलिमेंट का सेट ले लिया। किसने? डोबर्नियर्स ने। और 3 3 एलिमेंट के सेट लेने के बाद इन्होंने क्या कहा कि जो मिडिल वाला एलिमेंट का जो मास होगा वो अर्थमेटिक मीन होगा अदर 2 एलिमेंट के मास का, ठीक है। तो इनका ये कंसेप्ट ना कुछ एलिमेंट पे अप्लीकेबल था। जैसे कि देखो यहाँ पे सोडियम का मास, सोडियम तो मिडिल में है ना, ये अगर हम इसका बात करें तो सोडियम का मास 23 होता है। तो सोडियम का मास जो है ना वो अर्थमेटिक मीन है अदर 2 एलिमेंट का। तो अदर 2 एलिमेंट क्या हो गया, ये एक लिथियम और एक पोटेशियम। तो लिथियम और पोटेशियम का अर्थमेटिक मीन लिया गया, तो वो एग्जैक्टली लगभग सोडियम के मास के बराबर आया। तो उनका ये जो कंसेप्ट मानना था ना कि मिडिल वाला एलिमेंट का जो मास होगा वो अर्थमेटिक मीन होगा अदर 2 एलिमेंट के मास का। तो ये थोड़ा सही बैठा, ठीक है। इसी तरीके से बाकी कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम पे भी अप्लाई किया गया। मतलब 3 3 एलिमेंट के सेट पे अप्लाई किया जाता था, तो वहां पर भी सेट बैठा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पे भी सेट सेम बैठा। ब्रोमीन का मास अर्थमेटिक मीन हुआ क्लोरीन और आयोडीन के मास का। लेकिन जब इन्होंने 3 3 के सेट लिया ना, तो दो बड़ा प्रॉब्लम आने लगा। पहला प्रॉब्लम कि जैसे कि सोडियम, लिथियम और पोटेशियम को लिया गया, तो सोडियम का मास तो अर्थमेटिक मीन हो गया लिथियम और पोटेशियम के। लेकिन जब कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बैरियम का लिया गया, तो मास में अंतर देखने को मिलने लगा, ठीक है। तो ये पहला ड्रॉबैक्स आने लगा। किसका? डोबर्नियस ट्रेड जो लिया गया, तो उसमें सारे एलिमेंट का ना
मास बराबर नहीं आ रहा था, सारे एलिमेंट का अर्थमेटिक मीन, जो मिडिल वाले एलिमेंट का अर्थमेटिक मीन लिया जा रहा था ना, तो वो एग्जैक्टली सेम नहीं आ रहा था। देखो आप यहाँ पे एग्जैक्टली सेम आ रहा है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देखो पहला तो आ जा रहा है एग्जैक्टली सेम, लेकिन उसके बाद जो लिया गया ना, तो वो एग्जैक्टली सेम नहीं आ रहा था, काफी बड़ा वेरिएशन देखने को मिल रहा था, 1 यूनिट 2 यूनिट का मास का वेरिएशन देखने को मिल रहा था। तो पहला ड्रॉबैक्स आने लगा। दूसरा जो ड्रॉबैक्स आया कि ये जो डोबेनियर स्टेट था ना, वो 3 ही सेट ऑफ एलिमेंट पे वैलिड था। पूरे पीरियोडिक टेबल उस वक्त जो नॉन एलिमेंट थे ना, वो पूरे के पूरे नॉन एलिमेंट पे अप्लाई नहीं हो रहा था। क्या चीज? डोबेनियर स्टेट। ये पूरे जो नॉन एलिमेंट था उस वक्त, वो पूरे नॉन एलिमेंट पे अप्लीकेबल नहीं था डोबेनियर स्टेट। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक सामने देखने को मिला। तो इस वजह से जो इनका थ्योरी था ना कि 3 एलिमेंट के आधार पे एलिमेंट को सुधार मतलब अरेंज कर दो, ये गलत होने लगा। ठीक है, तो इनका थ्योरी यहीं तक एंड होता है। उसके बाद न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेट आया। उसके बाद क्या आया? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट क्या कहा कि इन्होंने कहा कि सारे एलिमेंट को ना अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे अरेंज करते हैं, ठीक है, तो उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एवरी 8वां एलिमेंट, देखो इन्होंने क्या कहा कि जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट के मास को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अनुसार हम अरेंज करें, तो प्रत्येक 8वां एलिमेंट का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो पहले वाला एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बराबर होगा। जैसे कि देखो कोई 8वां एलिमेंट ले लीजिए, जैसे कि मान लो ये एल्यूमिनियम है, तो इस एल्यूमिनियम के पहले जो 8 एलिमेंट होगा ना, अगर हम एटॉमिक मास के आधार पर अरेंज करते हैं, तो इस एल्यूमिनियम के पहले 8 एलिमेंट जो होगा उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी इस एल्यूमिनियम के बराबर होगा। इस तरीके से इन्होंने बात कही। आई बात समझ में? तो ये एक बड़ा सा इन्होंने भी एक कंसेप्ट दिया लॉज ऑफ ऑक्टेट। और हालांकि अभी जो ऑक्टेट आप पढ़ते हो ना, वो ऑक्टेट का जो कंसेप्ट है कहीं ना कहीं यहीं से लिया गया है, यहीं से डिराइव किया गया है। देखो ओवर द नाइट वो पूरा का पूरा जो आपका पीरियोडिक टेबल दिखता है ना, वो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल नहीं बना है, उसके लिए बड़ा बड़ा थ्योरी लिया गया, उसमें गलती हुआ, गलती के साथ साथ कुछ अच्छाई भी था, तो वो जो अच्छाई था ना उसको ऐड ऑन किया गया। आगे जो जो आगे आए उन्होंने जो कंसेप्ट दिया, तो पीछे वाला जो गलती किया उस गलती को हटा के उसमें जो अच्छाई था उसको ऐड ऑन किया। तो वही न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेट भी है। न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेट में प्रत्येक 8वां एलिमेंट का ना फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट के बराबर होता था। ठीक है, तो ये भी एक नया कंसेप्ट इवॉल्व हुआ, और इवॉल्व किसने किया? न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेट, न्यूलैंड्स ने किया। ठीक है, लेकिन इसका भी कुछ ड्रॉबैक्स आने लगा। हर जगह अप्लीकेबल नहीं था, जैसे कि कोबाल्ट और निकल के केस में नहीं हुआ। ठीक है, ये सब देख सकते हो, तो इस केस में अप्लीकेबल नहीं हुआ, तो इसका भी लिमिटेशन आने लगा। जैसे कि पहला लिमिटेशन ये था कि ये 40 एलिमेंट तक ही अप्लीकेबल था। ठीक है, न्यूलैंड्स का पहला जो वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक्स था वो ये था कि लॉज ऑफ ऑक्टेट जो था ना, वो 40 एलिमेंट तक ही वैलिड था। फर्स्ट ड्रॉबैक्स। दूसरा जो ड्रॉबैक्स था कि प्रॉपर्टी ऑफ न्यू डिस्कवर डिड नॉट फिट इन द लॉ ऑफ ऑक्टेट। जो नया डिस्कवर एलिमेंट था ना, वो लॉ ऑफ ऑक्टेट में फिट नहीं बैठ रहा था। तो सेकंड ये एक बड़ा ड्रॉबैक्स था। उसके बाद थर्ड ड्रॉबैक्स था कि न्यूलैंड्स प्लेस 2 एलिमेंट इन द सेम स्लॉट टू फिट द एलिमेंट इन द टेबल। इन्होंने क्या किया, कुछ एलिमेंट को ना, जैसे कोबाल्ट एंड निकल, इन सब को ना एक ही प्लेस पे फिट कर दिया गया, मतलब 2 एलिमेंट को एक ही जगह फिट कर दिया गया। ठीक है, तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक्स भी देखने को मिला। और चौथा ड्रॉबैक्स था कि ही ऑल्सो ग्रुप अनलाइक एलिमेंट अंडर द सेम स्लॉट। एक ही स्लॉट में अनलाइक एलिमेंट को ग्रुप कर दिया इन्होंने। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक्स न्यूलैंड्स द्वारा किया गया। तो ये भी वैलिड नहीं हुआ, ये भी आगे तक नहीं बढ़ा। ठीक है, कुछ दिनों तक चला, उसके बाद इसमें भी गलती जब आने लगा ना, तो इसको भी लोगों ने मानना छोड़ दिया। तो पहले मैंने डोबर्नियर्स बताया, फिर न्यूलैंड्स बताया। न्यूलैंड्स का भी क्या क्या ड्रॉबैक्स आया वो आई होप आपको पता चल गया। लेकिन यहां से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया था,
वो था लॉ ऑफ ऑक्टेट। ये बात ध्यान रखना कि प्रत्येक 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बराबर होगा। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट था केमिस्ट्री की दुनिया में, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आगे भी बढ़ के जाएगा, ठीक है, ये कंसेप्ट सही था। अब न्यूलैंड्स आए, उसके बाद मेंडलीफ आया, ठीक है। मेंडलीफ ने क्या कहा? मेंडलीफ ने कहा कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, किसी भी एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन होता है अपने एटॉमिक मास के। देखो ये भी वही बात बोल रहे हैं, गौर से आप जरा पढ़िए इस बात को। न्यूलैंड्स जो कहा ना, उसी बात को थोड़ा मॉडिफाई करके मेंडलीफ ने कह दिया। न्यूलैंड्स ने कहा था कि 8वां एलिमेंट पे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगा, ठीक है, मतलब सेम आ जाएगा। प्रत्येक 8वां एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। लेकिन मेंडलीफ ने कहा कि प्रत्येक एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पीरियोडिक फंक्शन होता है, मतलब एक पार्टिकुलर नंबर के बाद उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ना सेम होता है प्रीवियस वन के, ठीक है। तो ये मेंडलीफ द्वारा कहा गया, ध्यान रखना ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक फंक्शन होता है, मतलब चेंज होते रहता है। एक खास इंटरवल के बाद फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी प्रीवियस वन के बराबर होता है, मतलब लगभग सेम होता है उसके, ठीक है। और वो एटॉमिक मास के आधार पे, मान लो हम अगर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं एलिमेंट को, ठीक है, अगर हम एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग एलिमेंट को अरेंज करते हैं तो एक खास इंटरवल के बाद उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम देखने को मिलेगा, है ना। तो ये मेंडलीफ ने कहा। तो मेंडलीफ भी एक नया कंसेप्ट दिया और ये कंसेप्ट लगभग लगभग जो न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेट था उससे मिल रहा था, है ना। लेकिन यहां पर भी कुछ ड्रॉबैक्स देखने को मिला, ठीक है। तो ड्रॉबैक्स क्या देखने को मिला ये हम आगे समझेंगे, लेकिन इसका मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल तो था ना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था और बहुत दिनों तक चला। इसका कुछ खास फीचर्स था। तो खास फीचर्स क्या था कि इन्होंने क्या किया, पूरे पीरियोडिक टेबल को ना रो और हॉरिजॉन्टल में, मतलब रो एंड कॉलम में बांट दिया, मतलब रो एंड कॉलम में इन्होंने बांटा। कॉलम किसको कहा? जो वर्टिकल लाइन था उसको कॉलम कह दिया। कॉलम किसको कहा? जो वर्टिकल लाइन था ना उसको इन्होंने क्या कह दिया? कॉलम कह दिया। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन था उसको क्या कह दिया? उसको इन्होंने कहा रो, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन था वो उसको उन्होंने रो कह दिया, जो वर्टिकल लाइन था उसको इन्होंने कॉलम कह दिया। और उस आधार पे इन्होंने एलिमेंट को अरेंज करना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया, 12 हॉरिजॉन्टल रो ड्रॉ किया। देखो 12 हॉरिजॉन्टल रो ऐसे करके, और उस रो में एलिमेंट को फिट करना शुरू कर दिया। तो 12 हॉरिजॉन्टल रो बनाया गया। ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में कुल कितने हॉरिजॉन्टल रो थे। तो 12 हॉरिजॉन्टल रो था, ठीक है, विच आर कंडेंस्ड टू 7 एंड नोन एज पीरियड। और 7 पीरियड था, 12 हॉरिजॉन्टल रो था और 7 पीरियड थे, ठीक है। 8 वर्टिकल कॉलम था, 8 वर्टिकल कॉलम था जिसको इन्होंने ग्रुप कहा। देखो 8 ग्रुप था, ठीक है, ऐसे करके आप कह सकते हो। और प्रत्येक ग्रुप में एलिमेंट को फिट किया गया था, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 7 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 8 वर्टिकल कॉलम था और 7 पीरियड था। पीरियड वही हॉरिजॉन्टल लाइन, ये 4 5 6 7, ये 7 पीरियड था और 8 वर्टिकल कॉलम था। तो याद रखना 7 पीरियड और 8 वर्टिकल कॉलम था। उस आधार पर इन्होंने एलिमेंट को बांटा। एलिमेंट इन द सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टी। जो एक ही ग्रुप में होता था ना उसका सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी था, उसका प्रॉपर्टी सेम देखने को मिलता था, ठीक है। उसी आधार पे ग्रुप 1 to 7 सब डिवाइडेड इनटू ग्रुप ए एंड बी सब ग्रुप, मतलब इसको ग्रुप ए और बी में इन्होंने बांटा, ठीक है। तो ये पूरा फीचर्स है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का जो आपको ध्यान में रखना है। 7 पीरियड था, 8 कॉलम था, ठीक है। उसके बाद
सेम ग्रुप में ना सेम फिजिकल उसके प्रॉपर्टी थे, सिमिलर प्रॉपर्टी थे, एक ही ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टी देखने को मिलते थे। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मेंडलीफ का ना, मेंडलीफ जो पीरियोडिक टेबल बनाए इसका भी कुछ ड्रॉबैक्स आया। ठीक है, तो ड्रॉबैक्स क्या था इसमें, आप देख पा रहे होंगे कि पहले डुबेर्नियर्स आए, फिर न्यूलैंड्स आया, फिर मेंडलीफ आया। प्रत्येक ने कुछ उसका कुछ कंसेप्ट सही था, मतलब जो, अरे देखो हमारे पीरियोडिक टेबल में करीब 117 एलिमेंट है, उसको अरेंज करना एक आसान टास्क नहीं था। उस वक्त हालांकि कम एलिमेंट थे, लेकिन जो भी एलिमेंट थे उसको अरेंज करना एक अपने आप में एक बड़ा टास्क था। अच्छा, अरेंज करना क्यों जरूरी था, अरेंज करना इसलिए जरूरी था ना क्योंकि हम लोग एक सिस्टमेटिक स्टडी कर पाए पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, अगर ऐसे एलिमेंट रहेगा तो पीरियोडिक टेबल को सिस्टमेटिक स्टडी करना कठिन हो जाएगा, तो इसीलिए उसको सिस्टमेटिक अरेंज करना जरूरी था। ठीक है, तो इसीलिए पहले डुवर्नियर्स आए, फिर न्यूलैंड्स आया, फिर मेंडलीफ आया, सबने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी दिया, कुछ ड्रॉबैक्स भी दिया। तो आइए अब समझते हैं मेंडलीफ का लिमिटेशन क्या था। मेंडलीफ का लिमिटेशन था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन रिजेंबल बोथ अल्कली मेटल एंड हाइलोजन इन द प्रॉपर्टी, मेंडलीफ कुड नॉट जस्टिफाई द पोजीशन। पहला लिमिटेशन क्या था, पहला बड़ा लिमिटेशन ये था, पहला बड़ा ड्रॉबैक्स मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का ये था कि इन्होंने हाइड्रोजन के पोजीशन को जस्टिफाई नहीं किया था। हाइड्रोजन का पोजीशन कहां होगा ये चीज उन्होंने नहीं बताया। दूसरा था, इन्होंने आइसोटोप्स के पोजीशन को भी नहीं बताया। आइसोटोप्स आपको पता है ना, आइसोटोप्स वैसे एलिमेंट को कहा जाता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उसका मास डिफरेंट होता है। ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप्स डिफर बट दे वर प्लेस इन डिफरेंट पोजीशन इन द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मतलब आइसोटोप्स आपको पता है ना कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। तो इन्होंने क्या कर दिया कि आइसोटोप्स एलिमेंट था ना, मान लो ऑक्सीजन का 3 आइसोटोप्स है, ठीक है, या हाइड्रोजन का भी 3 आइसोटोप्स आपको पता होगा। तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स है तो हाइड्रोजन को 3 जगह रखना पड़ेगा ना। अगर हम उसको एटॉमिक मास के अनुसार हम पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, तो मान लो हाइड्रोजन एटम है या कार्बन एटम है या ऑक्सीजन एटम है, तो उसको जैसे कार्बन एटम है तो कार्बन के 2 आइसोटोप्स है सपोज करो, तो कार्बन के 2 आइसोटोप्स से तो कार्बन को 2 जगह हमें प्लेस करना पड़ेगा, तो ये गड़बड़ हो गया ना। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक्स था। ठीक है, पहला तो पता ही है, हाइड्रोजन की पोजीशन को इन्होंने जस्टिफाई नहीं कर पाया। तीसरा ड्रॉबैक्स था एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट, जैसे कि कोबाल्ट हैज अ हायर एटॉमिक वेट बट प्लेस बिफोर द निकल। मतलब इन्होंने क्या कर दिया कि कोबाल्ट का मतलब कोबाल्ट जो है ना हायर एटॉमिक वेट होता है कोबाल्ट का, लेकिन इन्होंने इसको क्या कर दिया, निकल से पहले प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये सब एनोमलस पेयर बना दिया इन्होंने, जिसके वो भी एक बड़ा ड्रॉबैक्स देखने को मिला। ठीक है, चौथा ड्रॉबैक्स था प्लेसमेंट ऑफ लाइक एलिमेंट इन डिफरेंट ग्रुप, जैसे कि प्लेटिनम एंड गोल्ड हैव अ सिमिलर प्रॉपर्टी बट दे वर प्लेस इन डिफरेंट ग्रुप। मतलब इन्होंने क्या कर दिया, कुछ ऐसे एलिमेंट को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डाल दिया गया जबकि उसका सिमिलर प्रॉपर्टी देखने को मिल रहा था, लेकिन इन्होंने उसको डिफरेंट ग्रुप में फिट कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक्स देखने को मिला। चौथा था कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, मतलब पीरियोडिसिटी ही कुड नॉट एक्सप्लेन पीरियोडिसिटी, मतलब मैंने बताया ना खास इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी रिपीट होता है, इन्होंने बताया, लेकिन ये क्यों रिपीट होता है उसको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये कुछ मुख्य बिंदु था जो इनका ड्रॉबैक्स देखने को मिला, चाहे वो हाइड्रोजन का पोजीशन हो, आइसोटोप्स हो, या एनोमोलस पेयर ऑफ एलिमेंट हो, या प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट हो, या पीरियोडिसिटी को जस्टिफाई नहीं कर पाए। तो ये सब मुख्य बिंदु था मेंडलीफ का जो ड्रॉबैक्स के रूप में निकल के आया। अब आगे ये आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे जो बात हम करेंगे ना वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझने से पहले ना ये तीनों आप प्रॉपर ढंग से पढ़ लो, तीनों का उपलब्धि क्या था, तीनों ने क्या कहा, तीनों का ड्रॉबैक्स क्या था,
ड्रॉबैक्स भी याद रखना है, ठीक है। डोबर्नियस, न्यूलैंड्स और मेंडलीफ। तो आई होप आपको इन तीनों के बारे में प्रॉपर ढंग से पता चल गया होगा पीरियोडिक टेबल के हिस्ट्री में। और यहीं से ना आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इवॉल्व होता है। याद रखना, आपका जो पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये ऐसे ही नहीं बन गया है, ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। पहले मेंडलीफ आया, मेंडलीफ का कुछ अच्छाई जो था, सॉरी पहले मेंडलीफ नहीं आया था, पहले डोबर्नियर्स आया। पहले डोबर्नियर्स ने कंसेप्ट दिया, डोबर्नियर्स ने ट्रेड मतलब 3 ट्रेड्स वाला दिया, फिर उसके बाद न्यूलैंड्स आया, फिर मेंडलीफ आया। तो धीरे धीरे इवॉल्व करते चला गया और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट आया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इवॉल्व हुआ है। तो अगली लेक्चर में हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझेंगे, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको प्रॉपर ढंग से समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं हम लोग अगली लेक्चर में। ओके बाय, थैंक यू फॉर लिसनिंग।